बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 8B है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कंसेप्ट है एंगल का, कोरिस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल हो गए और इंटीरियर एंगल हो गए, हम इन एंगल को डिस्कस करेंगे क्योंकि यही कंसेप्ट जो है यहाँ पर इन क्वेश्चन के अंदर हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन में जो अननोन वैल्यू होती है वो फाइंड करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं ना, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन में हमारे पास देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 जो है वैल्यू अननोन है वो हम फाइंड करेंगे। तो क्या है कि सबसे पहले हम ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाई है, यहाँ पर मैंने नाम दे देता हूँ, सपोज ए बी, इसको भी नाम दे देता हूँ और इसको मैं सी डी कह देता हूँ। तो ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एंगल ए और एंगल डब्ल्यू, यानी ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं और इक्वल भी हैं, यानी कि कोरिस्पोंडिंग एंगल हैं और दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल भी हैं। यानी कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल डब्ल्यू के। ए और बी डब्ल्यू इक्वल क्यों है? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अब कोरिस्पोंडिंग एंगल का क्या मतलब है? अब जब भी पैरेलल लाइन आपके पास एक ये लाइन है, इसी तरह एक और लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, उनको एक और लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो ए बी जो है आपके पास और जो सी डी है, ए बी के ऊपर जिस पॉइंट पर उसने इसको बाइसेक्ट किया है, तो जिस पोजीशन पर ये एंगल बनेगा, इसी तरह ए बी के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है एंगल, इसी तरह सी डी के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है। यानी कि इस लाइन के अगर मैं इस एंगल से देखूं, इस साइड से देखूं, तो इस लाइन के बैक साइड पे, यानी पिछली जो साइड है, बैक साइड है, उस पे एंगल बन रहा है और इधर भी बैक साइड वाला एंगल। तो ये वाला जो बैक साइड एंगल है वो बैक साइड एंगल के इक्वल होगा और उस एंगल को हम क्या कहेंगे? कोरिस्पोंडिंग एंगल कहेंगे। अब हमारे पास एक एंगल है, क्या है, दूसरा, और इस तरह आप ये भी एंगल ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे बन रहा है और ये भी ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, तो ये वाले जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी कोरिस्पोंडिंग है। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास जी एंगल डी एंड एक्स। वेयर इज इट? देखो ये वाला एंगल जो डी है, ये वाला एंगल, और ये जो एंगल है एक्स, कह रहा है ये वाले एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो एंगल डी और एक्स किस तरह इक्वल है, वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल का क्या मतलब है? अल्टरनेट एंगल का मतलब ये है कि मैं वैसे आपका कंसेप्ट के लिए एक लाइन ड्रा करता हूँ। अब ये है कि अगर मैं एक और लाइन यहाँ ड्रा कर रहा हूँ और एक यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, अब ये जो लाइन है मेरे पास, इसके यहाँ पर जो एंगल मेरे पास बन रहा है, इसी तरह एक एंगल मेरे पास यहाँ बन रहा है। ये दोनों अल्टरनेट का क्या मतलब है कि यूँ एक लाइन है, एक ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है और एक उसी के बॉटम में बन रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में बन रहा है। यानी एक लाइन है, यूँ एक लाइन है आपके पास, एक उसके टॉप पर एंगल बन रहा है और दूसरा इसके बॉटम में बन रहा है। दोनों एंगल आपस में क्या है, अपोजिट है। एक यानी लाइन के राइट साइड पे है और एक एंगल क्या है, लेफ्ट साइड पे है। ये यूँ भी हो सकता है कि अगर मैं इसको मैं टॉप वाले एंगल को राइट पे कर लूँ, तो इस को मैं यानी इस लेफ़्ट साइड पे कर लूँ, तो ये वाला मेरे पास राइट पे चला जाएगा। इसी तरह अगर इसको मैं नाम 1 दे दूँ, इसे 2 दे दूँ, इसे 3 दे दूँ, इसे 4 दे दूँ, तो एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है। कि इसी तरह यहाँ पर ये वाला जो एंगल हमारे पास डी है, इसका ये लाइन, ये जो है लाइन है, इसके टॉप पर बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर एक जो एंगल है, ये इसके क्या बन रहा है, बॉटम में बन रहा है। तो जो टॉप वाला एंगल है वो बॉटम वाले एंगल के क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। तो टॉप वाले एंगल के क्या बन रहा है, ये यूँ बनेगा, क्या बन रहा है, इक्वल होगा। ये होंगे अल्टरनेट एंगल। आई होप कि अल्टरनेट एंगल का भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जब भी कोई लाइन है तो उसके एक इस तरफ एंगल बने, एक इस तरह, एक ऊपर ही नहीं बन रहा और एक नीचे, लेकिन दोनों आपस में डायरेक्शन में आपस जुड़े, यानी एक उस लाइन के उस साइड पे आ जाए और एक इस साइड पे आ जाए, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद आ जाती है सी और एक्स की बात कर रहे हैं, एंगल सी और एक्स की बात कर रहे हैं। अब सी और एक्स किस तरह इक्वल हैं, ये भी हम थोड़ा सा आपको मैं दोबारा डायग्राम बना के फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब मेरे पास एक ये लाइन है, उसकी एक लाइन और पैरेलल है और एक मैंने यूँ लाइन ड्रा कर ली। अब ये वाला जो एंगल है, ये इन साइड
ये वाली इस ये दो और एक एंगल ये दोनों अगर देखे जाएं तो जो इस ये जो लाइन है ए बी है सी डी है, ये जो ए बी के और सी डी के दरमियान में बन रहे हैं, इसलिए दोनों को हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल। यानी ए बी और सी डी इन दो लाइनों के दरमियान में एंगल बन रहा है, इसलिए इनसाइड, इस इधर और इधर, ये देखो ये सारा इन दो ट्रायंगल के इनसाइड एरिया है, वो सॉरी लाइन के अंदर वाली जगह है। तो दोनों के जो इनसाइड बन रहे एंगल इसलिए इक्वल हैं कि एंगल जो एक्स है सी है वो भी इंटीरियर एंगल है और एंगल एक्स जो है वो भी इंटीरियर एंगल है, इसलिए सी और एक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया अल्टरनेट एंगल हमने पढ़े, कोरिस्पोंडिंग एंगल पढ़े और इंटीरियर एंगल पढ़े। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया तो जब यहाँ पे मैं भी डिस्कस करने लगूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर उसने हमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ये जो यूँ लाइन होती है ना, इनका मतलब पैरेलल होता है। फाइंड वैल्यू ऑफ अननाउन, कह रहे अननाउन की वैल्यू फाइंड करो। देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ए बी सी डी ये सारी क्या है, हमारे पास क्या है, अननाउन है। तो अब हमारे पास क्या है आएगा, ए इज़ इक्वल टू, मैं लिखूँगा 117 डिग्री। अब देखो ए मैंने 117 क्यों लिख दिया, एक चीज़ उधर और नहीं बताई, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर ये कि जब एक लाइन मेरे पास यूँ है, ए बी है सपोज, एक और लाइन सी डी ने उसे क्या कर लिया, बाइसेक्ट कर दिया। ए बी और बी सी डी एक दूसरे को काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों लाइनों के काटने के नतीजे में जो एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 की इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 की इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल। वर्टिकल, जब भी एंगल लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होती हैं, काट रही होती हैं, तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे। कि ये ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ने एक दूसरे को कट किया है किस पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट को मैं नाम ओ दे दूँ, ओ पर, तो इसके सामने बनने वाला एंगल, आपस में अपोजिट बनने वाले एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि उन्हें इंटीरियर उन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल। इसी तरह 3 और 4 इक्वल हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं और इन्हें कहते हैं वर्टिकल एंगल, इसलिए वो इक्वल होते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो एक लाइन यूँ है, एक यूँ है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को, यानी पी क्यू और ए बी एक दूसरे को इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए इनके आमने सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि इन्हें क्या कहेंगे, वर्टिकल एंगल। इसके आगे आप बेशक वर्टिकल एंगल लिख लो। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास हमने निकालनी है जी बी की वैल्यू। अब देखो b इज़ इक्वल टू 117 डिग्री, b भी 117 डिग्री। अब भी 117 कैसे आ गया, वो क्या आ गया जी, हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था वही चीज़ है, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लाइन है ए बी, एक और लाइन है सी डी। ए बी और सी डी दोनों उसने हमें बताया था कि पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो ए बी के जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है वो सी डी के ऊपर वाली साइड के एंगल के इक्वल होगा। अब यूँ नहीं कह सकते कि ए सी इज़ इक्वल टू 117 का, नहीं। क्यों, ये जो एंगल बन रहा है ये ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, इस साइड पे बाहर वाली साइड पे बन रहा है। इसी तरह ये वाला एंगल भी बाहर वाली साइड पे बन रहा है, ऊपर वाली साइड पे बन रहा है। और ये जो है इसके नीचे वाली साइड पे, इधर देखो नीचे वाली साइड पे बन रहा है, और ये वाली, दोनों इंटीरियर एंगल आ जाएंगे। इनका ये आपस में इक्वल तो उस तरह नहीं है, ये एंगल दोनों इक्वल है। क्यों कि ए बी एक लाइन पे थी जिसकी सी डी पैरेलल थी, तो ए बी के यहाँ पर जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है वो सी डी के ऊपर वाली साइड बनने वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, इन एंगल को कोरिस्पोंडिंग एंगल कहते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन बन रही हों, जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन हों और उनको एक और लाइन बाइसेक्ट करे, तो इस तरह यहाँ पर बनने वाला एंगल इस पोजीशन पे इसके ऊपर बन रहा है और ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है। दोनों आपस में क्या है,
लाइनें पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं और इन एंगल का नाम क्या होता है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। तो इसलिए B इज़ इक्वल टू आप 17 लिख दोगे 117 और उसके आगे मेंशन करोगे कि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है, इसलिए इक्वल आ गया। अब आप देखें D की वैल्यू, D इज़ इक्वल टू 78 डिग्री। अब D क्यों 78 आ रहा है, क्योंकि ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल है, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। अब ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल क्यों, AB लाइन है, CD लाइन है, दोनों पैरेलल है। एक लाइन ने RS ने उन्हें बाइसेक्ट किया है, एक ही लाइन ने बाइसेक्ट किया है, इसलिए जो ऊपर एंगल बन रहा है RS और AB के ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है, वो CD के जो ऊपर वाली साइड पे एंगल बन रहा है वो इक्वल है, यानी इनकी पोजीशन सेम है। एक ही लाइन है, ऊपर AB के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, CD की भी ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, और एक ही लाइन है, इसलिए जो D है वो 78 आ गया और वो कोरिस्पोंडिंग एंगल है, पोजीशन सेम है। अब आपके पास आ जाते हैं जी C एंगल कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे निकाल चुके हो B इज़ इक्वल टू, B की वैल्यू आप ले चुके हो 170। तो ये जो पूरे का पूरा ये एंगल होता है ये 180 होता है। ये पूरा 180 है, उसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से इस पॉइंट तक जो इसका हिस्सा है वो उसने दे दिया 117। यहाँ से यहाँ तक तो हिस्सा दिया ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं। C इज़ इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 180 में से 117 निकालो, 17 में 3 ऐड करो, 20 और 60 180, दैट इज़ 63 डिग्री। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 60, यानी ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये 63 है। तो अब देखो 63, अब 63 में चेक कर लो कि 117 में 63 ऐड करो तो 180 बन जाएगा। 7 और 3 10 0 1 कैरी 6 7 और 8 और 1 180, पूरा कितना बन गया 180 एंगल बन गया। तो इसलिए C हमने इस तरीके से निकाला। B और ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है, कोरिस्पोंडिंग है। ये वाला एंगल क्या है, कोरिस्पोंडिंग है। A और जो A है, A ये वाला 170, ये जो एंगल है ये 170 है। क्यों, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल होते हैं, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो इस तरह हमने A B C और D की वैल्यू फाइंड कर ली, इस फिगर में उसने दी हुई थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। किसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है, कहीं समझ नहीं आया, तो आप जो है कमेंट में नीचे मेंशन अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वहीं आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।